नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। आज की कहानी एक ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बारे में जानकारी के रूप में है। कहते हैं कि जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ये कभी हार नहीं माना करते, और हार मान जाएं तो फिर ये बाजीगर नहीं कहलाते होंगे। एक ऐसे ही बाजीगर की चर्चा आज हम कर रहे हैं। नाम है उनका रितेश अग्रवाल। ओयो के वर्तमान में वो करता धरता है। ओयो नाम तो सुना होगा। ओयो यूज भी हो सकता है किया होगा। ये वही ओयो है जिसके बारे में कभी जीरो और बिलियन डॉलर दोनों बातें एक साथ की जा रही थी। कुछ समय पूर्व आपको मालूम हो तो कोरोना काल में इनके बारे में कहा गया था कि ये बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसको कि ओयो ने फिर चैलेंज कर दिया था एनसीएलटी में। ओयो ने जिस बैंकरप्सी के काल को कोरोना में देखा था, यानी कि बिल्कुल टच करके बॉटम से लौट कर आए, और आज सुर्खी यह बना रहे हैं कि ओयो ने 229 करोड़ रुपए का इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट बुक किया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने एक डाउन साइड देखा और डाउन के बाद में जस्ट आप अप साइड में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, अब कि यहां से आगे की जो तरक्की है, यानी कि जो बिजनेस खोया था उस बिजनेस के तो ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच रहे हैं, और साथ में ग्रोथ की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। यह कहानी है रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल का यह कहानी सुनाने से आपको क्या फायदा होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में बिजनेस के अंदर जितने भी लोग उतरे हैं उन्हें इस बात से यह मोटिवेशन देना कि भाई इन्होंने जिस तरह से किया, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे कालखंड आए हों, और यदि आप बिजनेस करना जानते हैं या स्टॉक मार्केट में हैं तो इनसे आप खुद को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से की जाएंगी। लेकिन पहले इनकी लाइफ जर्नी जानते हैं। लाइफ जर्नी में बात आती है रितेश अग्रवाल की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सिम कार्ड बेचा करते थे दिल्ली की सड़कों पर। वो यंग बिलियनियर के लिस्ट में शामिल हुए। अब ये कैसे संभव हुआ? एक जुनूनी लड़का जिसने कभी सोचा था कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसको पढ़ाई रास नहीं आती थी। कॉलेज में आईआईटी में एंट्रेंस की तैयारी करने कोटा भेजा, पसंद नहीं आया। कॉलेज की तैयारी करने के लिए भेजा, पसंद नहीं आया। सब कुछ बीच में छोड़ छाड़ करके व्यापार करना है कि जुनून लेकर चलने लगा। यही लड़का आज 80 देशों के 800 शहरों में अपना व्यापार करता है, होटल कारोबार करता है, और मात्र छोटी सी उम्र के अंदर 3.65 बिलियन डॉलर की वर्थ अपनी कंपनी की रखता है। रितेश अग्रवाल, जो कि आज मैं कहूं तो 31 साल के हैं। इनका जन्म एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ। माता पिता हमेशा की तरह जैसे हर बच्चे के लिए चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन मिले, वही इनको देने का प्रयास किया। पढ़ाई के लिए आप दिल्ली गए। दिल्ली में इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस अकादमी में एडमिशन लिया, लेकिन इनके दिमाग में चल कुछ और ही रहा था। बीच में पढ़ाई छोड़ दी। आईआईटी एंट्रेंस के लिए भी कोटा गए थे, लेकिन मन नहीं लगा। जब सब कुछ नहीं हुआ तो फिर इन्होंने आकर के अपना एक स्टार्टअप डाला 2012 के अंदर। 2012 में स्टार्टअप डालने का मतलब समझिए, 93 में पैदा हुआ बच्चा है, 12 में डाल रहा है, तो आप खुद से मतलब 19 साल की उम्र के अंदर एक बच्चा है जो स्टार्टअप डाल ले रहा है। ऐसे में अगर कोई बच्चा इस तरह के कारनामे करने की जुनून ठान चुका है और अपना पहला स्टार्टअप ओरावेल के नाम से डाल लेता है। अब ये ओरावेल धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, लेकिन जैसा ये चाह रहे थे वैसा नहीं होता है। भारी नुकसान होता है। इनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। जेब में 30 रुपए बचे थे, तो अब दिमाग आया कि पैसे का क्या करें, तो इन्होंने फिर सिम बेचना शुरू किया। सड़कों पर इन्होंने सिम बेची। अब सिम बेचते बेचते फिर इन्हें अपने ही कुछ शौक याद आए, और शौक थे कि मुझे घूमना बड़ा पसंद है, और जब घूमना पसंद है तो फिर इधर से उधर जब घूमने जाते तो कुछ होटल्स में जाकर जब स्टे करते तो पता चलता कि कुछ बढ़िया होटल्स के अंदर तो लोग भर भर के रुकने आ रहे हैं, और उन्हीं के बगल में एक होटल है जिसका नाम ब्रांड नेम से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उनके पास कमरे हैं, प्राइम लोकेशन है, उनके पास भी वो सारा स्टाफ है जो एक होटल में होना चाहिए, फिर गेस्ट क्यों नहीं आता? तो ऐसे में संभवतया या तो ब्रांडिंग की कमी है, या इन होटल वालों को नहीं पता कि गेस्ट को चाहिए क्या। तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप था, इसको फुल करने की इन्होंने ठानी। अपने छोटे से समय में इन्होंने 200 होटल्स में स्टे करके देखा। होटल्स में जब स्टे किया तब इन्होंने दिमाग लगाया कि होटल वालों को अगर यह बताया जाए कि किफायती दामों पे किस प्रकार से रूम को रेंट किया जा सकता है।
अब किफ़ायती दामों पर रूम को रेंट करना किसी होटल के लिए शर्मिंदगी भरा हो सकता था कि भाई किसी होटल ने पहले से सोच रखा है कि मैं 2500 रुपए में रूम दूंगा, आप आकर उन्हें सीधा कह दे रहे हो कि साहब 1500 में रूम दो, आपके सारे भर जाएंगे। अब आपको कोई ये कन्विंस तो करे कि 1500 में सारे भर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो 1500 ही एक बेंचमार्क बन जाए। और यही काम करने के लिए ये चले आए। इन्होंने कहा कि आपके पास आकर कोई वैसे ही कस्टमर अगर रेगुलर रूप में आता है, आप उसे उतने ही रूप में दो, 2500 रुपए में ही दो। लेकिन अगर आपके कुछ खाली पड़े कमरों को मेरी एप्लीकेशन या मेरी वेबसाइट फुल कर दे, तो उसे आप 1500 में दे दो। कम से कम आपके जो खाली पड़े कमरे हैं वो तो सही रूप से लग जाएंगे। तो इन्होंने समझदारी करते करते एक काम कर डाला, और वो काम क्या था? इन्होंने होटल्स के रूम को खुद से सजाना शुरू किया। कुछ होटल्स के कमरों में इन्होंने अपनी तरफ से इंटीरियर, जरूरत की सारी चीजें, टीवी या पेंट या फर्निशिंग, उन्हीं होटल्स के कमरों को अपनी टीम से मेंटेन करवाना शुरू किया। और उस मेंटेनेंस के थ्रू उन्हीं कमरों को, मतलब कि अगर ओयो के थ्रू कोई कमरा उठा है तो वही वाला कमरा मिलेगा, बाकी होटल वाले कोई सा भी कमरा दें। इन्होंने इस तरह से जो रूम खाली पड़े रह जाते थे, अब आपके दिमाग में आएगा खाली पड़े रह जाते थे, इसका क्या होता है? हर होटल को पता होता है कि उसके कितने रूम ऐसे हैं जो हर दिन लगभग खाली रहते हैं। औसत निकल आता है कि हमारे 10 में से 6 ही रूम बुक हो रहे हैं, 20 में से 15 ही रूम बुक हो रहे हैं, 5 तो हमेशा खाली चल रहे हैं। तो ऐसे 5 कमरे इन्होंने अपने लिए निकाल लिए कि बोले आप अपने में व्यापार करो, बचे 5 कमरे हमें दे दो, ये एडिशनल कमाई करके हम आपको देंगे, इनमें से अपन साझा कर लेंगे कि कितना। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई सबके लिए। बस इस विन विन सिचुएशन ने ही इन्हें रास्ता दिखा दिया। अब आप पूछेंगे कि ये सब करने का भी पैसा इनको कहां से मिला? तो असल में इनको कोई फेलोशिप मिली थी, थियल फेलोशिप के नाम से, जिसमें इनको 75 लाख रुपए मिले थे साल 2013 में। इन्होंने उस फेलोशिप को भी अपने इसी काम में लगा दिया कुछ होटल्स के अंदर कि हाँ भाई ठीक है, देखो ऐसे ऐसे करके चलते हैं और हम आपकी होटल्स को उठाना शुरू करते हैं। अब आइडिया देखिए, कहते हैं कि स्टार्टअप्स के केस में अगर आपको जरूरत पता है ना कि मार्केट की डिमांड क्या है, अगर डिमांड पता है, आप उसको फुलफिल करने निकल गए तो स्टार्टअप चल पड़ेगा। इन्होंने डिमांड पकड़ ली कि हर लोग सस्ती होटल में जाना चाहते हैं, बढ़िया होटल में जाना चाहते हैं, होटल के नाम पे चीट नहीं होना चाहते हैं कि गए और पता चला वहां पे कुछ मिला ही नहीं, दिखाया था फोटो वैसा कुछ नहीं मिला। इन्होंने इन सब चीजों को सुनिश्चित किया कि इनकी वेबसाइट पर अगर कोई रूम दिखाया जा रहा है तो वो रियल फोटो होगा वहां का, वहीं का इनका एम्प्लॉय जाकर फोटो खींचेगा। ये खुद से उसके अंदर तय करेंगे कि कितनी क्या क्या सुविधाएं कैसे कैसे होनी चाहिए, कितने बाई कितने का रूम होगा, तब ये अपने साथ ऑनबोर्ड करेंगे। तो इन्होंने कुछ कंडीशंस प्रायर सेट की और परिणाम ये निकला कि धीरे 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 लोग इनसे जुड़ते चले गए। अब जुड़ने का सफर कैसा हुआ, अब आप सोचें, 2013 में मामूली 75 लाख रुपए इन्होंने जो स्कॉलरशिप में मिले थे, उस स्कॉलरशिप से लेकर काम करना शुरू किया। थोड़े ही समय में, मतलब 2015 का टाइम आया, इन्होंने 184 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठा ली। मतलब अपना एक आइडिया, अब उस आइडिया को प्रेजेंट करना था कि इस आइडिया से ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है। 15 में इन्होंने 185 करोड़ की फंडिंग उठाई, 184 करोड़ की। 16 के अंदर तो इन्होंने मलेशिया में जाकर अपने काम का विस्तार कर दिया, 18 में नेपाल में लॉन्च कर दिया, 18 में ही चीन में लॉन्च कर दिया, एशिया के बाहर भी यूके में जाकर के लॉन्चिंग कर दी। और 2019 में इस कंपनी की, जिसको 15 के अंदर 184 करोड़ की फंडिंग मिली थी, इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई 75,000 करोड़ रुपए। 2020 में दुनिया भर में 5 करोड़ एप्लीकेशन इनके डाउनलोड हो गए, क्योंकि असल में इन्होंने जरूरत पूरी कर दी थी। जरूरत किस बात की? सस्ते होटल्स की, अच्छे होटल्स की, चीट ना होने की, जो कहा गया है वही मिलने की। ये सारी चीजें जो कस्टमर कहीं ना कहीं मिस पाता था घूमने के नाम पर, इन्होंने वो चीजें पूरी कर दी। ये जो सफरनामा तय हुआ रितेश अग्रवाल का, इन्हें 2020 में बिलियनियर्स के अंदर, यानी कि 30 अंडर 30 की सूची के अंदर शामिल करा दिया। मतलब एंटरप्रेन्योरियल इनकी स्किल्स इतनी ज्यादा प्रशंसा पाई कि इनकी हॉस्पिटलिटी और इनोवेशन ने दुनिया भर के इंडस्ट्रीज में और एक्सपर्ट्स के साथ इनकी तुलना शुरू करा दी। ये कटिंग्स देख रहे हैं कि एज 30 के अंदर एंटरप्रेन्योर 30 अंडर 30 के लिस्ट में आप शामिल होने शुरू हुए। लेकिन साहब, समय हमेशा एक सा नहीं होता।
आप जिस समय बुलंदियां छू रहे थे, कोरोना भी उस समय तेजी पकड़ना शुरू हुआ। 2020 के काल में जब 21 के अंदर एंट्री हो रही थी, तब कोरोना ने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू किए। होटल्स के कारोबार रुकने शुरू हुए क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में होटल चलेगी कैसे? और होटल के नाम पर चलाने के लिए इन्होंने जो एम्प्लॉय हायर कर लिए थे, अब वो एम्प्लॉयज को सैलरी देना मुश्किल काम होने लगा। ऐसे में इन्होंने अपने एम्प्लॉयज धीरे धीरे कट करने शुरू किए। रेवेन्यू होटल से ही आता था, होटल में कोई जा नहीं रहा है। न्यूज इनके बारे में खिलाफ आने लगी, सुनने में आने लगा कि साहब इनका मामला बिगड़ रहा है। धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। बिगड़ती हुई चीजों को फिर इन्होंने सुधारना शुरू किया और सुधारते सुधारते आज फिर से इन्होंने अपने आप को रिवाइव कर लिया है। रिवाइव किस तरह से कर लिया है, तो आज आप सोचकर देखिए। कोरोना काल में पिछड़ा हुआ ओयो आज फिर 35 देशों में 1,74,000 होटल्स के साथ चल रहा है। मतलब कोरोना में जहां हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या फिर घर से बाहर जाने का बिजनेस सफर हुआ था, उसी बिजनेस को इन्होंने पूरी तरह से वापस प्राप्त कर लिया है और प्राप्त करके बुलंदियों पर फिर से चढ़ना शुरू कर दिया है। आज 13 करोड़ से ज्यादा इनके एप्लीकेशन डाउनलोड हैं। मतलब दुनिया भर के जितने एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं, उनमें टॉप 5 में इनका एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। 70% ग्लोबल डायरेक्ट डिमांड इनके पास है और ये अब डाइवर्सिटी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि इनको बुकिंग 10,000 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 2024 में मिली है। रेवेन्यू इनके पास 5,389 करोड़ रुपए का रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स अब इनसे जुड़ रहे हैं। जहां पहले लोकल होटल जुड़ रही थी, आज बड़ी बड़ी होटल्स इनके साथ जुड़ना शुरू कर दी हैं। संडे हो या टाउन हाउस हो या पैलेट हो, ये तमाम प्रकार की जो होटल्स हैं, अब वो ओयो से जुड़कर कह रही हैं कि भैया हमारी भी होटल के रूम्स उठवा दो, ये रखे रह गए हैं। मतलब आप विचार कीजिए कि एक आदमी जिसने कोरोना में इतना बुरा टाइम देखा हो, आज की खबर बनती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका 229 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब रेवेन्यूज जो जनरेट हुए वो तो अपने पार्ट में है, लेकिन प्रॉफिट कमा करके वो इस साल में 229 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर गए हैं। मतलब एक प्रकार से जो जर्नी है इनकी, वो जर्नी अब बहुत सकारात्मक रूप से लगातार, क्योंकि कोरोना के बाद कुछ हो ना हो, लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की और वो ये कि लोगों ने घर से बाहर घूमना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकल के तमाम जगहों पर घूमना शुरू कर दिया और घूमने जब जा रहे हैं तो वहां पर होटल पहली प्राथमिकता होती है और उस प्राथमिकता को आपने पहले ही पूरा कर दिया, तो ये अपने आप में सोने पे सुहागा हुआ। तो कोरोना में जो नुकसान था वो पोस्ट कोविड में लगभग भरने जैसा हो गया है। हर होटल अब अपने ऑक्यूपेंसी में 94 से 95% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं। ऐसे में इन्होंने जिस तरह का कालखंड देखा वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन हां, अगर ये हिम्मत हार चुके होते तो हो सकता है कि कोरोना में ही सारा टीन टप्पर समेट के ले गए होते। आज लेकिन समय ऐसा पलटा है कि इन्होंने हाल ही में फ्रांस के अंदर एक बड़ी कंपनी का टेक ओवर किया है। साथ में वहां पर मतलब तमाम प्रकार से जितने भी संभव है ग्रॉस मार्जिन इनके बढ़ने लगे हैं, पैट इनका इंक्रीज होने लगा है। जो कंपनी माइनस में चल रही थी, आज वो प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर के चलने लगी है। लायबिलिटीज को ये कम करने लगे हैं और दुनिया भर की बड़ी बड़ी जगहों पर, मतलब केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी तमाम मार्केट्स में ये अपनी ग्रोथ को अचीव करने लगे हैं। मार्जिन मर्जर्स एंड एक्विजिशन में लंबे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चेक माई गेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसको हाल ही में इन्होंने एक्वायर किया है। यानी एक तरह से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है। जहां से शुरू किया, शुरू होने के बाद में एक बीच में ठहराव आया, उसके बाद जो अब स्पीड पकड़ी है वो अनब्रेकेबल है और इस जर्नी में बहुत से लोग भागीदार बनने लगे। आप सोचिए कि जिस कंपनी ने अपने आने वाले समय को ठानने के लिए इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लिया था, अब वही कंपनी इन्वेस्टर्स में ना केवल इन्वेस्टमेंट लेकर काम कर रही है, बल्कि अब वो पब्लिक होने की तैयारी भी कर रही है। मतलब जनता को भी अब भागीदार बनाना चाहती है। इस समय ओयो में लगभग 45% सॉफ्ट बैंक के पास स्टेक है। रितेश अग्रवाल जिसका ये आइडिया था, उनके पास में 30 से 31% के आसपास है। न्यूज है कि अब ये 32% तक अपना स्टेक बढ़ाने के लिए कुछ शेयर्स अपने ही इन्हीं शेयर होल्डर से खरीद रहे हैं। मतलब इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साथ अब इनकी कंपनी में इस प्रकार की मतलब होल्डिंग्स हैं, जिसमें सिकोया, लाइट स्पीड और सॉफ्ट बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हैं। ये पब्लिक करने की तैयारियों में भी आए, तो ओयो की तैयारियां जब पब्लिक होने के अंदर आई
तो ही जाकर हमें इस भागीदारी में अपना हिस्सा देखने का अवसर मिला। लेकिन इसी बीच में इन्होंने ओयो के मतलब ओयो ने पब्लिक होने के लिए, लिस्ट होने के लिए जब सारे प्रोसेसिंग्स फॉलो अप करना शुरू किया, आईपीओ लाने की तैयारी हुई। आईपीओ लाते लाते लास्ट मई 2024 में एक खबर आई कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह पहले तो तैयारी कर ली कि ठीक है सर, हम अपना आईपीओ लाएंगे। आईपीओ का मतलब है कि एक प्रकार से आप हमारी कंपनी में भागीदार बन सकते हैं, हमारा शेयर खरीद सकते हैं। 45% अगर सॉफ्ट बैंक के पास है तो 45% का मतलब है उसने इतना बड़ा हिस्सा खरीदा हुआ है। अब आप भी उस कंपनी के अंदर अगर हिस्सा परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए होता क्या है, आप शेयर खरीदें। शेयर कहां से खरीदें? शेयर मार्केट से। यानी कंपनी अपना कुछ प्रतिशत हिस्सा ऐसा होती है जो जनता को भागीदारी के रूप में देती है। अब इसके लिए आईपीओ लाया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाई जाती है। इन्होंने सारी तैयारियां करी कि भाई हाँ हम आईपीओ लाएंगे, लेकिन मई 2024 में फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिए सेबी से पेपर्स। क्यों विड्रॉ कर लिए? तो अंदर की जानकारी पता चली कि इन्हें यह समझ में आ गया कि इनकी जिस वैल्यू पर ये आईपीओ लाना चाह रहे थे उससे भी ज्यादा वैल्यू मार्केट में बन चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो देखो, अभी जब अपन एंजल वन पे देख रहा था मैं, कहीं पे पूरी डिटेल्स डली हुई थी, तो इन्होंने अपने सारे जो इशू साइज निकाल रखे थे या सब कुछ कर रखे थे, उसमें इन्होंने अपना दिमाग ये लगा रखा था कि भाई अगर अपन निकलते हैं शेयर बेचने तो इससे इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मालिक के दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने हिस्से को और बड़ा कर लेता हूं, बाद में तो दुनिया मुझसे हिस्से खरीद के ले जाएगी। तो उन्होंने बाईबैक करना शुरू कर दिया। तो बाईबैक करते करते उन्होंने खुद ने, रितेश अग्रवाल ने ही अपने जो पार्टनर्स थे उनसे अपना हिस्सा खरीदा कि भाई मुझे और हिस्सा दे दो, या फिर जिनके पास में मेरे शेयर्स हैं वो मुझे वापस दे दो, मैं पैसा देने को तैयार हूं, पैसा लो, मेरा हिस्सा बड़ा कर दो। ऐसे में मार्केट के अंदर एक न्यूज आई कि भाई टेक्निकली कंपनी और साउंड होती जा रही है। जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने हिस्से को बेचता है, लेकिन ये अपने हिस्से को खरीद के मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट ले आए। तो अब बड़ा सवाल है फिर हमको कैसे मिलेगा? तरीका वही है कि शेयर लेने का एक ही तरीका होता है, वो होता है आईपीओ। लेकिन आईपीओ आएगा तो सबके लिए आएगा, और सबके लिए आएगा तो बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, कि जब आईपीओ आता है तो उसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। कुछ अच्छी कंपनी जब परफॉर्म कर रही होती हैं तो जितना मतलब शेयर उन्होंने लॉन्च किए हैं उससे ज्यादा दावेदार आ जाते हैं। दावेदार से मतलब चाहने वाले लोग आ जाते हैं। ऐसे में कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। उन परिस्थितियों से बचने के लिए एक और ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदने का। अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब क्या है? लिस्टिंग होगी शेयर बाजार में जाकर के, लेकिन आप उससे पहले भी अगर शेयर खरीदना चाहें तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, और उस ऑप्शन में जैसे एक इनक्रेड मनी का मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, जहां से आप जाकर के अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय का जो कंपनी का शेयर है, जब वो आईपीओ में आएगा तब तो आपको उस हिसाब से मिलेगा कि साहब मिल गया तो मेरी लॉटरी है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देखेंगे। लेकिन शॉर्ट आपको चाहिए तो आप पहले भी, कंपनी का लिस्टिंग होने से पहले भी शेयर परचेज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप इनक्रेड मनी पर गए तो यहां पे आपको अनलिस्ट शेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 55 रुपए के अंदर आपको यह शेयर दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए जितना मिनिमम यूनिट आपको चाहिए, जैसे मान लो कि 250 यूनिट आपको चाहिए, तो 13,750 रुपए में आपने इनके पहले ही शेयर परचेज कर लिए। इन शेयर परचेज करने से फायदा क्या होता है भाई? आपने पूरी प्रॉपर अपनी केवाईसी करी, सब कुछ करा, और यहां से आपने शेयर परचेज कर लिए। आप जिस तरह से यहां लोगों को देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स को, इनमें से ही कोई ना कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो आपको अपनी तरफ से ये शेयर दे रहा है। हो सकता है आप रितेश अग्रवाल जो प्रमोटर हैं उसी के शेयर ले रहे हों। तो ऐसे में ये शेयर्स आपको शॉर्ट मिल जाते हैं, मतलब आईपीओ में जाने से पहले ही मिल जाते हैं। फिर दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जब पहले ही मिल गए तो मेरे आईपीओ आते ही मैं तुरंत बेच दूंगा। ऐसा नहीं होता है, इनका थोड़ा लॉक इन पीरियड होता है कि भाई आप मतलब 6 महीने का, साल भर का, कि इतने समय बाद ही आप बेच पाएंगे, उससे पहले इनको नहीं बेच सकते। क्योंकि आपने अगर ऐसे तो हर बुद्धिजीवी काम करने लग जाएगा, हर आदमी सोचेगा कि मैं तो अनलिस्टेड शेयर ही खरीद लेता हूं, जैसे ही आईपीओ आएगा बढ़े हुए प्राइस पे भेज दूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके फायदे क्या हैं? फायदा सबसे बड़ा यह है कि आपको आईपीओ में मिलेगा या नहीं उससे पहले गारंटेड मिल गया। लेकिन नुकसान क्या है अनलिस्टेड कंपनी से खरीदने में? कि आपको एक लॉक इन पीरियड सर्व करना होता है, उसके बाद ही आप शेयर बेच सकते हैं। लेकिन आईपीओ में अगर शेयर खरीदा, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है, आपने आज खरीदा, जिस दिन लिस्टिंग हुई आप उस दिन उसको बेच के मुनाफा कमा के साइड में हो सकते हैं। तो सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। अब आपको लगता है कि यह कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी, तो यह आपका कॉल है कि मैं इतने में खरीद रहा हूं, साल भर बाद हो सकता है कि इसका शेयर बढ़ करके
ज्यादा कीमत पर चला जाए, तो मैं ऐसे में आज ही सेफ निवेश कर लूं। तो कंपनी की जर्नी आपने देखी, आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कारोबार बढ़ेगा, इस तरह की कोई भी परिस्थितियां नहीं आएंगी जिससे कंपनी का कारोबार बिगड़ेगा, तो आप उस पर अपनी तरफ से थॉट ले सकते हैं। कंपनी की सारी डिटेल्स आपको इनक्रेड मनी पर डली हुई मिल जाएंगी। कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, क्या ग्रोथ परसेंटेज है, क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, किस प्रकार से ये ऑपरेटिंग बेनिफिट या प्रॉफिट कमा रहे हैं, तमाम चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को जब आप ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद अपना आप इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनक्रेड मनी कर रहा है वो ये है कि आपको एक तो लो टिकट साइज पर ये दे रहा है, कोई कोई कमीशन आपसे ले नहीं रहा है, और साथ में अगर आपको इनके एक्सपर्ट्स से बात करनी पड़े तो आप एक्सपर्ट से जाकर के इनसे बात भी कर सकते हैं। तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आईपीओ आए तब देखना चाहे वो आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए रितेश अग्रवाल की तरफ से यह खबर जरूर बन रही है कि 550 करोड़ रुपए में ये अपने ही शेयर्स को रीपरचेज कर रहे हैं। 12.9 करोड़ शेयर्स ये 42.60 पैसे की मतलब रुपए की कीमत पर खरीद रहे हैं। तो अपना जो शेयर होल्डिंग है ओयो में, वो 30% से बढ़ाकर 32% करने जा रहे हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, अपन को भले ही 55 में मिल रहा हो, लेकिन ये खरीद ही 12.9 करोड़ शेयर रहे हैं। तो टेक्निकली खुद ये 42.60 रुपए में खरीद करके 55 रुपए के हिसाब से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपको आवश्यक हो तो वो आप देख सकते हैं। इन सब के बावजूद फिर भी आप अनलिस्टेड शेयर लें ना लें, यह आपका कॉल है, लेकिन इन सब में चीजों में पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। आपको समझ में आता है कि हां, इसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे फील आ रहा है, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाकर फ्यूचर में मैं इसको कर सकता हूं, तभी आप इसमें निवेश करें। भावनाओं में बहकर निवेश ना करें। यही बस आज के लिए है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।